नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में जैसे कि हम लोग अपनी मॉक टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, तो हिस्ट्री के मॉक टेस्ट आज क्लास 5 इसमें करेंगे। इसमें साथियों हम महाजनपद और मगध व सिकंदर से रिलेटेड मोस्ट 40 क्वेश्चंस का यहाँ पर अभ्यास करेंगे, जो आपके किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे वो आप रेलवे, पुलिस, एसएससी या सीजीएल किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सीटेट, टेट किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं जिसमें आप हिस्ट्री है, सोशल साइंस है, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके 40 क्वेश्चन। तो साथियों बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक। शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर फर्स्ट। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन ए चेनाब के, ऑप्शन बी झेलम के, ऑप्शन सी रावी के और ऑप्शन डी सतलज के। तो सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन बी, झेलम नदी के सामने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ये युद्ध 326 ईस्वी पूर्व हुआ था साथियों, झेलम नदी के तट पर हुआ था और ग्रीक भाषा में इसे हाइपडीज कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी महापद्मनंद, ऑप्शन डी घनानंद। तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो यानी सिकंदर के समकालीन कौन सा राजा था? तो इसका सही जवाब होगा आपका घनानंद या धनानंद जिसे बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। सिकंदर के समय जो मगध में नंद वंश का शासन था और उसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद, जिसे ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए यूनानियों द्वारा, ऑप्शन बी शकों द्वारा, ऑप्शन सी कुषाणों द्वारा और ऑप्शन डी ईरानियों द्वारा। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया साथियों? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब ईरानियों के द्वारा। तो जो पहला विदेशी आक्रमण था वो ईरानियों के द्वारा किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरान के हखामनी शासकों ने किया था। डेरियस फर्स्ट ने सिंधु क्षेत्र जीता था उस, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए तक्षशिला में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी फारस में और ऑप्शन डी मैसिडोनिया में। तो 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, तो यानी कि कहाँ पर हुई थी आपको उसका सही जवाब बताना है। तो कहाँ हुई? बेबीलोन में हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बेबीलोन। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था और किसे कहा जाता था साथियों? तो अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक था, वह बिंबिसार का पुत्र था, ये भी याद रखिएगा। तो साथियों आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो क्लास में अपने 40 क्वेश्चंस में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। एग्जाम्स रिलेटेड हैं साथियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं 40 क्वेश्चंस आपके लिए। तो बिल्कुल वीडियो क्लास तक बने रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगामी नोटिफिकेशंस जो भी आपको अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशन मिले और आप अपना प्रिपरेशन जारी रहें और आप अच्छे एग्जाम में स्कोर करें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ऑप्शन ए भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ऑप्शन 2 उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ऑप्शन नहीं है साथियों यहाँ पे, आपका ऑप्शन यानी कितने सही हैं आपको बताना है सफलता के कारण। तो पहला है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, दूसरा उनकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, तीसरा उसे देशद्रोही भारतीय शासक का सहयोग मिला और चौथा वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें से कितने आपको कारण सही हैं? तो इसका सही जवाब बताना है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ जिससे आपको इसके सारे आंसर दिखें। तो ऑप्शन ए है दूसरा, तीसरा एवं चौथा, ऑप्शन बी है 1 तथा 2, ऑप्शन सी 1, 2, 3 एवं 4, ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। तो सिकंदर की सफलता के निम्न कारण थे, तो कौन कौन से थे साथियों? तो ये सभी कारण थे। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उनकी जो सेना थी वो श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही और उस समय जो देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग में भी मिला हुआ था और वह एक अच्छा प्रशासक भी था। तो ये आपके सभी सवाल सही होंगे, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7।
तो सॉरी मैं इसको टिक करना भूल गया, तो इसको आप ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गए, तो सभी इसके आंसर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, प्रश्न नंबर 7। छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन बी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। तो छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है कि उस समय क्या है, यानी लोहे से जंगल साफ हुए, खेती बढ़ी, कर मिला, सेना बढ़ी, बड़े राज्य बने, तो लोहे के उपयोग से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यानी कि किसके कारण? तो यहाँ पे मुख्य कारण हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी लोहे के उपयोग से। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी बिंबिसार। तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो किसने किया साथियों? अजातशत्रु ने किया। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, उसने काशी और लिच्छवी वैशाली को मगध में मिला लिया। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला, सेनिया उसको कहते थे उस टाइम पे, कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी शिशुनाग। तो निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार के पास नियमित स्थायी सेना थी, इसलिए उसे सेनिया कहा गया। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए छठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी दूसरी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी पहली सदी ईसा पूर्व और ऑप्शन डी चौथी सदी ईसा पूर्व। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, यानी कि जो अपने प्रकाश स्वरूप में था, यानी कि उत्कृष्ट स्वरूप में था, तो यानी कब था? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा छठी सदी ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी उस समय किसका शासन था? यानी बिंबिसार और अजातशत्रु के समय मगध का पहला उत्कर्ष हुआ, तो यानी छठी सदी ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी धनानंद, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था साथियों? तो इसका सही जवाब हो गया धनानंद को उग्रसेन भी कहा जाता था। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या थी? विशाल सेना थी, भयानक सेना का स्वामी, इसलिए उसको उग्रसेन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन ए सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन बी इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन डी उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। तो निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो आपको इसका सही जवाब बताना है। तो कौन सा नहीं था साथियों? तो बताते चलिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, यही इसका प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसने रियासत नहीं बनाया था, वो पूरा दुनिया जीतने के लिए चला था, रियासत बनाने के लिए नहीं चला था। तो निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 326 ईसा पूर्व। तो 323 साथियों दो बार मिस प्रिंट हो गया है, तो दोनों ऑप्शन दो बार प्रिंट हो गए, मिस प्रिंट हो गए। तो एक में ईसवी है और एक में ईसा पूर्व है, तो आप इसे समझ लीजिएगा, दोनों वो गलत प्रिंट हो गए, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। आप इसमें दो ही ऑप्शन लेके चलिए कि 323 ईसा पूर्व और 326 ईसा पूर्व। तो इन दोनों में से आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, या आप डी कोई भी आप टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई थी सिकंदर की बेबीलोन में, ये याद रखिएगा, और 326 में उसने सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 14। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ खोदी गई थी आपको बताना है। ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी मगध में, ऑप्शन सी कलिंग में और ऑप्शन डी बंग में। तो अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ पर खोदी गई थी? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मगध में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी नंद शासकों ने मगध में सिंचाई हेतु नहर बनवाई थी।
अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 15। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी काला अशोक और ऑप्शन डी नागार्जुन। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक ऑप्शन ए महापद्मनंद था। प्रश्न नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्जाम्स में आप देखिएगा 100% कहीं आप एसएससी का ले लीजिए, रेलवे पुलिस एसआई, किसी भी कांस्टेबल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कहीं भी आप देख लीजिए, सीटेट टेट, हर जगह आपको अगर सोशल साइंस आती है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके प्राचीन भारत से आपको जरूर देखने को मिल जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 16, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन और ऑप्शन डी शिशुनाग। तो किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो किसने कर लिया था साथियों? तो ये बिंबिसार ने, मगध सम्राट ने अंग का विलय कर लिया था, बिंबिसार ने। तो मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। साथियों लाइक भी करते चलिए, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, 100% पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस आप पीसीएस तक के लेवल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जरूर आप प्रैक्टिस यहाँ से करिए। ऑप्शन ए ग्रामपति, ऑप्शन बी भोजक, ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ग्रामक और ऑप्शन डी ज्येष्ठक। तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भोजक, यानी पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 18। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रामीज यानी जंड्रमीज कहा गया है? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी काला अशोक और ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज यानी जेंड्रमीज कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका धनानंद को अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है ग्रीक लेखकों में, यानी ग्रीक भाषा में। यानी जो जब सिकंदर आया था तो उसमें जो उनके दार्शनिक और जो लेखक उसके साथ थे, उन्होंने धनानंद, सॉरी यहाँ पे टिक गलत हो गया साथियों, धनानंद को, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा धनानंद। ठीक है, अब धनानंद को क्या कहा गया? अग्रमीज और जेंड्रमीज कहा गया। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यूनानियों ने इसे अग्रमीज कहा गया। प्रश्न नंबर 19, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी धनानंद और ऑप्शन डी उदयन। तो किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उदयन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उदयन ने ही गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र को बसाया। प्रश्न नंबर 20, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए अगुंतर निकाय में, ऑप्शन बी संयुक्त निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में और ऑप्शन डी महाभारत में। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किस निकाय में है आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगंतुर निकाय में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 जनपदों की जो सूची है वो अगुंतर निकाय में मिलती है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 21, किस मृदभांड पाटरी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में पॉटरी कहते हैं, मृदभांड जो आपकी मिट्टी का होता है पॉट, तो किस मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन ए उत्तरी काले पालिश युक्त कार्बन, ऑप्शन बी काले और लाल बर्तन, ऑप्शन सी चित्रित धूसर मृदभांड और ऑप्शन डी गेहूं रंग वाले मृदभांड। तो किस मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी काले पालिश युक्त बर्तन को माना गया कि ये दूसरी नगरीकरण के समय का है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जिसको आप इंग्लिश में अगर आपसे पूछा जाए तो इसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। ठीक है, उत्तरी काले पालिश युक्त बर्तन। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए यूनानियों द्वारा, ऑप्शन बी शकों द्वारा, ऑप्शन सी ईरानियों द्वारा, ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। तो आगे मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि जो पहला यूरोपीय आक्रमण हुआ था वो किसने किया था? तो वो वहाँ पे ईरानियों था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय है यहाँ पे, यानी यूरोपीय है उसमें विदेशी आक्रमण के बारे में जिक्र था, तो ईरानियों ने किया था, लेकिन यहाँ पे विदेशी आक्रमण भी है, दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण तो किसने किया? तो इसका सही जवाब आपको बताना है, तो यूनानियों के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानियों के द्वारा जो है दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 23, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र
का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए कालाशोक द्वारा, ऑप्शन बी कनिष्क द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा और ऑप्शन डी अजातशत्रु द्वारा। तो किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उदयन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयन के द्वारा उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर 24, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी कम्बिसिस, ऑप्शन सी जेरिसिस, ऑप्शन डी डेरियस। तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, ये पहला विदेशी आक्रमणकारी भी था, तो इसे भी याद रखिएगा, डेरियस फर्स्ट इसको कहते हैं। तो ये पहला ईरानी शासक जिसने भारत जीता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुछ भाग अपने अधीन किया था, तो कौन था वो? डेरियस था। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डेरियस फर्स्ट। भी अगर कहीं आपको ऑप्शन मिले तो ये भी उसको भी टिक करिएगा, अगर केवल डेरियस लिखा हो तो सिर्फ डेरियस को टिक करिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 25, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी अवंती और ऑप्शन डी कौशल। तो शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौशल। जो कौशल राज्य था उसको शिशुनाग ने मगध में विलय नहीं किया था। तो ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? आपको बताना है कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे। पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, ऑप्शन तीन प्रसेनजीत। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन था? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 3, यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनजीत क्या थे? वो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया? ऑप्शन ए जेरिसस, जिसको छेरियस भी कहते हैं हिंदी में, बी डेरियस, जिसको दराबाहु फर्स्ट कहते हैं, ऑप्शन सी डेरियस दराबाहु थर्ड जिसको कहते हैं, और डी साइरस। तो ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेरियस फर्स्ट जिसको कहते हैं। मैंने अभी इसका जिक्र किया था, जो पहला विदेशी आक्रमणकारी था खमनी वंश का, वो कौन था? डेरियस फर्स्ट। उसी ने क्या किया था? भारत के एक भूभाग को जीतकर 20वां फारस का एक प्रांत बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस राज्य के गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन ए कुशीनगर के मल्ल में, ऑप्शन बी कपिलवस्तु के शाक्य और ऑप्शन सी वैशाली के लिच्छवी और ऑप्शन डी मगध। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो किस में नहीं थी? तो साथियों मगध में नहीं थी। वहाँ पे यानी कि शासक यानी कि सीधे राजा का था, उसमें गणतंत्र शासन नहीं था। ठीक है, गणतंत्र मतलब जिसमें कई सारे लोग समूह के रूप में शासन चलाते हैं उसको गणतंत्र कहते हैं। और जो मगध था वो उसमें सिर्फ किसका था? राजाओं का शासन था। तो यहाँ पे गणतांत्रिक राज्य कौन था? नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, हाइडेपसस या वितस्ता, आधुनिक नाम झेलम जिसको कहते हैं, झेलम नदी का युद्ध 326 बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह से पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? ऑप्शन ए सिकंदर एवं आम्भी के मध्य, ऑप्शन बी सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं धनानंद के मध्य, ऑप्शन डी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य। तो हाइडेस्पस या वितस्ता का जो युद्ध था 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। जो राजा पुरु थे और जो सिकंदर था उसके मध्य में झेलम नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, जिसको हाइडेस्पस कहते हैं ग्रीक भाषा में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 30, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी अंग और ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी कौशल। तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अवंती। जो राजा प्रद्योत बीमार थे उस टाइम पे, अवंती के जो राजा थे उनकी देखभाल के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए जीवक को भेजा था। जो मगध सम्राट बिंबिसार के जो क्या थे? राजवैद्य थे, उनको अवंती राज्य के राजा जो प्रद्योत थे उनको देखने के लिए भेजा था। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 31, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का
आयोजन किया गया उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था, तो उसे कहते थे साथियों कालाशोक। ऑप्शन बी इसलिए उसका नाम ही काकवर्ण यानी कालाशोक था, उसके समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीत भी हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों लाइक भी करते चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपके साथियों को भी इसका फायदा मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 32। उज्जैन का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए ध्यायकटक, ऑप्शन बी अवंतिका, ऑप्शन सी तक्षशिला और ऑप्शन डी कान्यकुब्ज। तो उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो उज्जैन को प्राचीन नाम क्या कहते थे? अवंतिका कहते थे, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर? उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो कौन था? धनानंद था। धनानंद को ही पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, जो नंद वंश का अंतिम सम्राट था धनानंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 34। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी कण्व। तो सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक का शासन था? तो साथियों किसका था? नंद वंश का था। ऑप्शन ए क्या हो गया आपका सही जवाब हो जाएगा, सिकंदर के समय नंद वंश का शासक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। ऑप्शन ए गांधार, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी कंबोज, ऑप्शन डी मगध। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मगध। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन ए कनिष्क के शासन काल में, ऑप्शन बी 600 ईसा पूर्व में और ऑप्शन सी 300 ईसा पूर्व में और ऑप्शन डी अशोक के शासनकाल में। तो भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का जो प्रचलन प्रारंभ हुआ तो कब हुआ? तो वो हुआ साथियों 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 600, यानी जो पंचमार्क सिक्के चलन में आए थे उस टाइम पे 600 ईसा पूर्व में। पंचमार्क यानी उसमें 5 तरह के निशान होते थे, इसलिए उनको पंचमार्क सिक्के कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 37। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु और ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो किसने जीत लिया था? तो शिशुनाग ने जीत लिया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, उसने अवंती को जीतकर किसमें मिला लिया था? मगध में मिला लिया था, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए नियारकस, ऑप्शन बी एनासिस क्रिस्ट और ऑप्शन सी हेरोडोटस और ऑप्शन डी एरिस्टोबुलस। ये सब ग्रीक शासक थे, तो इसके नाम थोड़ा सा विचित्र हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन नहीं आया था? तो हेरोडोटस नहीं आया था। बाकी ये सभी आए थे इतिहासकार, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था, ये बाद में आया था। तो नियारकस, एनासिस क्रिस्ट और एरिबुस्टस आए थे, लेकिन हेरोडोटस नहीं आए थे सिकंदर के साथ। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 39। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन ए किसी के साथ नहीं, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन सी वज्जी यानी वैशाली, ऑप्शन डी दोनों के साथ। तो मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ये युद्ध रहा वज्जी यानी जिसको अब वैशाली कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी अजातशत्रु ने वैशाली के साथ युद्ध किया, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये रहे आपके 39 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में, और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा वीडियो क्लास में आपका 40 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा। और साथ ही साथ आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों यारों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी गिरिव्रज यानी जिसको राजगृह कहते हैं। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो कौन सी थी? राजगृह थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यानी जो उसको गिरिव्रज भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मगध की पहली राजधानी राजगृह गिरिव्रज थी। तो ये रहे साथियों आपके 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास हम लोगों ने किया। अपना स्कोर जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए।
लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।